हेलो एमएससी फाइनल स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप सभी को बधाइयाँ आप सभी के प्रमोशन के लिए कि आप प्रीवियस से फाइनल ईयर में आए। ठीक है, तो फाइनल ईयर की क्लास में सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन में सिलेबस को ही एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इस साल का सिलेबस फॉर एमएससी फाइनल बॉटनी। ठीक है, एमएससी फाइनल बॉटनी में इस वर्ष आपके पास वही सेम 6 पेपर्स रहेंगे जैसे प्रीवियस के अंदर थे। प्रीवियस में आपने फर्स्ट पेपर जैसे मॉलिक्यूलर एंड मतलब सिंपल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी टाइप, सेकेंड पेपर हो गया साइटोजेनेटिक्स, तीसरा लोअर क्रिप्टो गेम्स का था, फोर्थ पेपर आपका टेक्सोनॉमी एंड हायर क्रिप्टो गेम्स का था लाइक जिम्नोस्कॉम्स का। ठीक है, और फिफ्थ पेपर आ गया प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, सेवन्थ पेपर आपका आ गया माइक्रोब्स एंड उनके पैथोजन एक्टिविटीज़ लाइक प्लांट पैथोलॉजी टाइप डिजीज़। तो ये आपके 6 पेपर्स थे पिछली बार। इस वर्ष अगर अपन बात करें तो हमारे पास वही सेम 6 पेपर्स हैं जिनकी कंटिन्यूटी एक की जगह पे 7 से स्टार्ट होगी, पेपर नंबर 7। तो यहाँ इस वर्ष का जो आपका जो पहला पेपर है जो कि कंटिन्यूटी में, क्योंकि टोटल 12 पेपर काउंट होते हैं, तो पेपर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट डेवलपमेंट से है। डेवलपमेंट जैसा कि थोड़ा सा पेपर आप पढ़ के आए हैं बीएससी पार्ट 3rd ईयर में, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड अनाटमी एंड एम्ब्रियोलॉजीज, ये कॉमन कर दिया। वहाँ पे 2 पेपर थे आपके, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड अनाटमी, और एक पेपर था टेक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो उसमें से एम्ब्रियोलॉजी पोर्शन जो है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे पेपर आपका हो जाता है प्लांट डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियोलॉजी को डाल दिया प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेकंड पेपर जो यहाँ पे आ रहा है वो हो गया पेपर 8th, और पेपर 8th जो है वो प्लांट इकोलॉजी। ठीक है, पेपर 9th जो है वो आ रहा है प्लांट रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन, जो बीएससी 3rd ईयर में आपके पास में प्लांट इकोलॉजी के साथ में कंबाइंड था इकोनॉमिक बॉटनी। वही इकोनॉमिक बॉटनी जो है वो पेपर 9th के रूप में है, जिसमें है प्लांट रिसोर्स एंड यूटिलाइजेशन। पेपर 10th पे बीएससी 2nd ईयर के कुछ पेपर्स का कॉम्बिनेशन आ रहा है, वो हो गया बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस। जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स, और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अकॉर्डिंग चलें तो प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। तो यहाँ पे जो बायोटेक्नोलॉजी हो रही है वो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड है प्लांट्स, और उसके साथ में कुछ इंडस्ट्रियल बायोलॉजीज या इंडस्ट्रियल माइक्रोब्स के रूप में, तो जो हमारे लिए काम के है यूजफुल है, माइक्रोब्स का भी यहाँ के ऊपर डेवलपमेंट। देन पेपर 11th एंड पेपर 12th जो है वो हमारे इलेक्टिव पेपर्स हैं। या इन्हें इलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के रूप में, इलेक्टिव फर्स्ट एंड इलेक्टिव सेकंड। दीज आर स्पेशल पेपर्स जो कि हम ले सकते हैं दोनों ईयर्स के, जिसमें हमारे पास में कुछ टेक्नोलॉजीज लाइक प्लांट फिजियोलॉजी टाइप है, मॉलिक्यूलर टाइप है, क्या बोलते हैं
पैथोलॉजी टाइप आ जाती है। उसके अलावा हमारे पास इस साल में आ जाता है डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजी टाइप, इकोलॉजी टाइप, रिसोर्स टाइप और बायोटेक्नोलॉजी टाइप। तो इस तरीके के 5-6 पेपर्स के कॉम्बिनेशन हमारे पास स्पेशल के रूप में है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये तो हमारे 4 कंपलसरी हो गए, ये हमारे एक तरीके से स्पेशल या चूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे वैसे तो अपन कोई भी पेपर की बात करें तो पैथोलॉजी को यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। तो अभी अपने पास में 4 पेपर्स जो कंपलसरी हैं, नॉर्मली वही सेम पेपर का जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो रहेगा। तो ये सारे पेपर जो हैं वो कितने 100 मार्क्स के हो गए, और ये भी दोनों पेपर 100 के। तो टोटल आपके जो मार्क्स हो गए वो इतने हो गए 600, ठीक है। प्लस इसमें प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल पेपर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास इस बार 2 होंगे। प्रैक्टिकल पेपर्स 2 होंगे। कौन कौन से, ये कॉम्बिनेशन ध्यान रखिएगा। पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 8 जो है वो फर्स्ट प्रैक्टिकल पेपर होगा, और पेपर नंबर 8 एंड पेपर नंबर 10 जो है वो हमारा सेकंड प्रैक्टिकल पेपर होगा, ठीक है। और जो इलेक्टिव पेपर्स हैं वो हमारे थर्ड प्रैक्टिकल पेपर्स होंगे। प्रीवियस में क्या हो रहा था, प्रीवियस के अंदर यहाँ पे बोल भेज दिया ठीक है। तो ये तीनों ही कितने 100, 100 और 100 मार्क्स के। तो टोटल प्रैक्टिकल भी कितना हो गया 300 मार्क्स का। तो टोटल हमारी जो मार्क गेनिंग है वो 900 पहले थी और 900 ही अब है। पिछली बार क्या हो रहा था, फर्स्ट 3 पेपर्स मॉलिक्यूलर, साइटोजेनेटिक्स एंड लोअर क्रिप्टोकेम्स का एक कॉम्बिनेशन था, और क्या बोलते हैं टैक्सोनॉमी एंड साइकस जिम्नोस्पर्म्स, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, उसका एक कॉम्बिनेशन था। तो 3 और 3 कॉम्बिनेशन 3 पेपर्स के कॉम्बिनेशन थे 150 नंबर के। यहाँ पे हमारे पास जो सिंपल आ रहा है वो तीनों के तीनों कॉम्बिनेशंस अलग हैं। 3 कॉम्बिनेशंस में एग्जाम हो रही है, 3 प्रैक्टिकल्स हैं, 100, 100 एंड 100 टोटल। तो 600 और 300 900 नंबर का कॉम्बिनेशन इस बार होगा। मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस की वो सेम है, क्योंकि हर पेपर में आपके 4-4 यूनिट्स हैं, और पहला पेपर क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी होगा, ठीक है, 20 मार्क्स का, एंड बाकी के 5 जो 4 होंगे वो भी कितने 20 मार्क्स के। तो सेम वही प्रीवियस वाले पैटर्न के ऊपर यहाँ पे भी आपका मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होगा। तो हम यहाँ पे जो पेपर स्टार्ट कर रहे हैं वो पेपर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन एम्ब्रियोलॉजी पोर्शन। इंट्रोडक्शन में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। हेलो, यस, एमएससी फाइनल ईयर। हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 7 प्लांट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। बाकी हटा देते हैं यहाँ से। पेपर जो 7th है अपना, उसके अंदर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन में यूनिट 4 हैं। यूनिट फर्स्ट जो है उसको 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन,
ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट इज सीड जर्मिनेशन, और थर्ड इसी के अंदर जो दे दिया वो दे दिया पूरा का पूरा शूट डेवलपमेंट। मतलब शूट डेवलपमेंट में हमारे पास में पूरा कंप्लीट एक तरीके से शूट एपिकल मेरिस्टेम आ जाएगा, उसके टाइप ऑफ सेकेंडरी क्या बोलते हैं टिश्यूज आ जाएंगे, लाइक पेरेंट का वो सॉरी सिंपल टिश्यूज एंड परमानेंट या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, और उनका पूरा डेवलपमेंट, सेकेंडरी ग्रोथ और वुड डेवलपमेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ में ये कंप्लीटली आ जाएगा। ठीक है। यूनिट सेकेंड की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर है कंप्लीट लीफ, रूट सिस्टम, और थोड़ा पोर्शन दे रखा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। देन इसके बाद में यूनिट थर्ड की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर है कंप्लीटली रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें है मेल गैमिट और फीमेल गैमेटोफाइट्स एंड गैमेटोजेनेसिस। फिर उसमें पॉलिनेशन, पॉलन स्टाइल इंटरेक्शंस, फर्टिलाइजेशंस, ये सारा का सारा जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर रखा है। ठीक है। यूनिट 4 के अंदर थोड़ा सा पोर्शन वापस किसका आ रहा है, सीड का, सीड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, और एक जिसमें छोटा सा पोर्शन यूनिट 4 में जो आएगा वो हो गया हमारा कौन सा, डोरमेंसी, सीनेसेंस एंड पीसीडी साइकिल, जिसमें रिपिंग कंप्लीट एंड सेल अपोप्टोसिस जो है वो कंप्लीट पोर्शन जो है वो इसके अंदर आ रहा है। तो यूनिट फर्स्ट में जो इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन में हमसे पूछा गया है यूनिक फीचर ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट डेवलपमेंट, ये हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन बना है ये कई बार पूछा जा चुका है रिपीटेडली, मतलब 1-2 साल छोड़ के ये क्वेश्चंस को। तो ऐसे में हमारे पास जो फर्स्ट इंट्रोडक्टिव पोर्शन आ रहा है वो है यूनिक फीचर्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। ठीक है। तो प्लांट डेवलपमेंट के एक तो यूनिक फीचर्स, एक दूसरा हमसे पूछ लिया प्लांट और एनिमल डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंसेस। तो एक्चुअली में अगर हम इन दोनों की बात करें, ठीक है, तो ऐसे में अगर हम इन दोनों की बात करें, इंक ला देना, तो यहां पे जो ही हम दोनों के डेवलपमेंट को एक साथ पढ़ेंगे, उनके बीच की वैल्यूएशन, उनके बीच का जो इक्वलिटी है और जो डिफरेंस है, वो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्लांट से। प्लांट के लिए अगर अपन कहें तो यूनिक फीचर में हम ये कह सकते हैं कि प्लांट जो है डायरेक्टली स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, दो स्टेजेस को कंप्लीट करते हैं, जनरेशन एंड गैमेटोफाइट जनरेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर है? दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हायर प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं तो स्पोरोफिटिक मेन है और गैमेटोफाइट जो है इस पर डिपेंड कर रही है। गैमेटोफाइट यहाँ पे हैप्लॉइड्स के रूप में है और स्पोरोफाइट जो है वो 2n के रूप में है। और बेसिक अगर अपन इसकी बात करें ओवरऑल पूरी स्टडी की, तो हम ये कह सकते हैं कि जो गैमेटोफाइट्स है इसमें दो हो गए, एक मेल और एक फीमेल और एक मेल, और इन दोनों के आपसी संयोग से क्या बनता है, जायगोट। दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और जायगोट जो है वो पहली स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। वहीं इस जायगोट के डेवलपमेंट से जो स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा है उसके अंदर यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, मेल एंड फीमेल। उसके अंदर प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन की वजह से क्या डेवलप होती है, स्पोर मदर सेल्स। और ये स्पोर मदर सेल्स जो हैं वो एक तरीके से गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका के रूप में रिप्रेजेंट होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझें, फर्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन, उसके बाद में गैमेटोफिटिक जनरेशन, देन फर्टिलाइजेशन से जायगोट, जायगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो, एंड देन नेक्स्ट जनरेशन में उस एम्ब्रियो से वापस स्पोरोफाइट का जो डेवलपमेंट है, अगर हम इस साइकिल को समझ लेते हैं तो ये यूनिक फीचर ऑफ प्लांट डेवलपमेंट जो है हमारा क्लियर हो जाएगा।
लेकिन इस डेवलपमेंट में हमारे पास में एक वर्ड और आ रहा है, दैट इज यूनिक। और यूनिक का मतलब होता है एकल, एक लाक्षणिक। एक लाक्षणिक का मतलब हो गया ऐसे फीचर जो दूसरे में नहीं है। तो यहाँ पे आज की क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिक फीचर का, वो ऐसे लक्षण जो प्लांट्स में ही है। अगर इसकी तुलना हम एनिमल से करते हैं तो काफ़ी कुछ सेम है, लेकिन ये लक्षण एनिमल्स के अंदर भी नहीं पाए जाते। पेपर 7 प्लांट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो इसमें अगर अपन यूनिक फीचर्स की बात करें, प्लांट डेवलपमेंट और इसमें हम ऐड कर सकते हैं लाइक प्लांट किंगडम। क्योंकि हम यहाँ पे प्लांट किंगडम्स के अनुसार उसके डेवलपमेंट स्टेजेस को देखेंगे, ठीक है। और प्लांट्स के अगर अपन यूनिक फीचर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो यूनिक फीचर आता है दैट इज रिज्ड सेल वॉल, ठीक है। सबसे पहला फीचर, तो सबसे पहले फीचर में हम यहां डिस्कस कर सकते हैं कि प्लांट सेल हैव ए रिज्ड एंड टफ आउटर कवरिंग या आउटर वॉल नोन एज सेल वॉल मेड अप ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, एंड ग्लूकोज चेन नोन एज सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिक सब्सटेंस, ठीक है। वहीं अगर अपन सेल वॉल की बात कर रहे हैं तो सेल वॉल को स्टार्ट करते हैं अपन वायरस से। तो वायरस तो जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी है, तो उसकी तो हम बात नहीं कर सकते। हालांकि उसके ऊपर भी एक टफ कैप्सूल है, नॉन किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। देन उसके बाद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ऊपर अगर हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर सेल वॉल नहीं है, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है सेल वॉल। और ये किसकी बनी हुई है, म्यूकोपेप्टाइड्स या पेप्टिडोग्लाइकॉन्स, म्यूरेमिक एसिड टाइप, ठीक है, ये चीज, ठीक है। ये हो गया बैक्टीरियल। सेकेंड अगर अपन बात करें यहां पे तो बैक्टीरिया के बाद में आ गया माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा की हम बात करें तो इसके ऊपर सेल वॉल नहीं है, लेकिन सेल वॉल के समान इसके ऊपर क्या है, ट्रिपल लेयर मेम्ब्रेन है, तो इसको भी हम कैंसिल कर रहे हैं। देन क्या बोलते हैं ये फंगस, फंगाई, फंगाई की हम बात कर रहे हैं तो है किसकी बनी हुई है, काइटिन, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकॉन, जिसे हम म्यूरेमिक लेयर कहते हैं। एक तरीके से 4 अमाइनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव्स का रूपांतरण है, ठीक है, दैट इज काइटिन, काइटिन की बनी हुई है। उसके अलावा फंगस, सेल्यूलोज बोला जाता है इसको। इसके बाद हम बात करें फंगस के बाद में आ रहा है एल्गी, एंड एल्गी के बाद में फिर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जितने भी अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट्स में, हायर प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स तक, तो एंजियोस्पर्म्स तक जो है कंप्लीट प्लांट किंगडम जो है उसमें सेल वॉल है और मेड अप ऑफ प्योर सेल्यूलोज। क्लियर है? तो इसकी वजह से ये सेल्स कैसी हो गई, टफ। तो यहाँ पे 3 चीजें हो गई। इन सेल्स के जुड़ने के कारण यहाँ पे सेल्स की जो डिफ्रेंशिएशन है वो तो कंप्लीट हो रही है, पर सेल्स की जो सेपरेशन है वो कंप्लीट नहीं होता। कोशिकाएं विभाजित होती हैं परंतु एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं बाय मिडिल लेमिला, कभी भी अलग नहीं होती। दूसरा, अगर वहाँ पे अपन
इंडिपेंडेंसी की बात करें तो इंडिपेंडेंस नहीं होती, सदैव जुड़ी रहती है और टिश्यूज को डेवलप करती हैं, इंडिपेंडेंट सेल्स नहीं हो रही। तीसरा अगर अपन मोबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हाँ, इन सेल्स के अंदर स्पेशल मोबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो नहीं पाया जाता, क्योंकि ये कोशिकाएं सदैव समूह में और एक तरीके से हमेशा स्थिर अवस्था में ही होती हैं, स्टैटिक अवस्था में। सेकेंड पॉइंट जहाँ पे यूनिक फीचर में हम डाल सकते हैं वो हो गया हमारा फोटो सिंथेसिस। That is the process by the plants are known as autotrophic, स्वयंपोषी, because in this process ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे because in this process क्या कर रहे हैं, यहाँ पे CO2 गैस कंज्यूम कर रहे हैं बाय वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ बना रहे हैं C6H12O6, एक कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज, मतलब यही है भोजन के रूप में, दैट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल। हालांकि यहाँ पे स्टार्च है, क्योंकि हेक्सोज शुगर है तो स्टार्च कर दीजिए या ग्लूकोज कर दीजिए, सोर्स जो है सेम ही है, मूलानुपाती सूत्र। तो C6 अगर वैलेंसीज पूरी करें तो लगभग 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 12 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे C6 मॉलिक्यूल का एक, दैट इज स्टार्च, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे तैयार होता है। उसके बदले यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन O2 के रिलीज होते हैं प्लस 6 मॉलिक्यूल वापस वाटर जो है वो प्राप्त हो जाता है। दैट प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस, जो कि एक यूनिक फीचर है किसका, प्लांट्स का। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखे थे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बैक्टीरियाज में है, लेकिन कौन से, कुछ सल्फर बैक्टीरिया जो कि पूरी तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं करते लेकिन उनमें प्रेजेंट है। उसके अलावा हम साइनोबैक्टीरियाज की बात करें, उनके अंदर है, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डेवलप होता है। तो ये जो पिगमेंटेशन है वो भी इन्हीं का ही यूनिक फीचर है, ठीक है। पिगमेंटेशन, लेकिन पिगमेंट जो है एनिमल्स में भी है, तो यहाँ पे पिगमेंट कौन से, फोटो सिंथेटिक पिगमेंटेशन जो है वो इनका यूनिक फीचर हो गया। और इस फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या हो गया, दीज आर ऑटोट्रॉपिक। अब यहीं पे अगर अपन डेवलपमेंट एनिमल से इसकी डिस्कशन करें तो वहां पे सेल वॉल नहीं है, सेल्स आर फ्री, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर जो कवरिंग है एनोलप है, नोन एज सेल मेम्ब्रेन, और क्या बोलते हैं पेप्ट, वो उसमें लिपोप्रोटीन से बना हुआ, टफ नहीं है, ठीक है। सेल्स में मोबिलिटी है, सेल्स एक दूसरे से डिवाइड होने के बाद सेपरेट होती हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें उनके अंदर वहाँ पे मिल रही है। पिगमेंटेशन ये हो गया ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। अगले पॉइंट इसके अंदर हम लें तो रिप्रोडक्शन से ले सकते हैं, फोटोसिंथेसिस हो गया, ये हो गया, ठीक है। रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप के रिप्रोडक्शंस देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट इज वेजिटेटिव, ठीक है। सेकंड अगर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सेकंड नंबर पे हमारे पास में आ गया एसेक्सुअल, थर्ड नंबर पे आ गया सेक्सुअल। क्लियर है। अगर एनिमल्स को अपन इससे तुलना करते हैं तो एनिमल्स में रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा लोअर की अगर अपन बात करें, लाइक स्टार्टिंग पॉरीफेराज, ठीक है, सिलेंट्रेट्स तक अगर अपन बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है वेजिटेटिव टाइप में रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, ठीक है। वहीं अगर अपन एमीबा की बात कर रहे हैं, प्रोटोजोआज की, तो उसके अंदर मान लेते हैं बाय बाइनरी फिजन, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर अपन उससे बाद की बात करें, ठीक है, सिलेंट्रेटा से बाद की, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट के साथ रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिवली वहाँ पे पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं हो रहा। तो वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक यूनिक फीचर है किसका, लोअर प्लांट्स का, और इन्हीं के अंदर ये चीज़ होती है। यहाँ तक कि एसेक्सुअल तो नहीं, पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हायर क्रिप्टोगेम्स के अंदर भी हम यूज में लेते हैं, या मैनी मोर प्लांट जो है उनके अंदर ये चीज़ होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द एडवांस कैरेक्टर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो एडवांस कैरेक्टर के अंदर यहाँ पे पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, और उन सेक्स ऑर्गन्स की भी अगर अपन बात कर रहे हैं तो इन द एनिमल्स उनका डेवलपमेंट उनके प्रारंभ या भ्रूण के डेवलपमेंट के साथ हो जाता है, ठीक है। दे हैव देयर ओन स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स। लेकिन अगर अपन प्लांट्स की बात करें तो इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स का डिफ्रेंसिएशन है वो मैच्योरिटी के बाद, पहले से कोई डिफ्रेंसिएशन इनके अंदर पाया नहीं जा रहा।
नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर अपन डाल सकते हैं सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये भी इसका सबसे बड़ा यूनिक फीचर है कि एनिमल्स के अंदर जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है तो दे कैन नॉट बी एबल टू इन सस्पेंडेड फॉर्म, वो सरवाइव नहीं कर सकते, सस्पेंशन उनके अंदर नहीं पाया जा रहा, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर अपन बात करें तो ये एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होकर और एक एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल पोजीशन पे आके एम्ब्रियो में कोटिलिडन्स के रूप में सीड के अंदर क्या रहता है, प्रिजर्व हो जाता है, तो दैट इज फॉर्म इज सीड। तो सीड एक तरीके से डेवलप होते हुए एम्ब्रियो का एक सस्पेंशन ऑर्डर है, ठीक है, और वहां पे वो डोरमेंसी या सस्पेंशन शो करता है और तब तक करता है जब तक कि उसके डेवलपमेंट के लिए अगली कोई भी फेवरेबल कंडीशन जो हैं वो अवेलेबल नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, इससे दो चीजें बहुत मेन हो रही है। एक, अगर किसी कारण से फेवरेबल कंडीशंस अनफेवरेबल में कन्वर्ट हो गई तो दी एनिमल्स आर कैपेबल टू मूव, सेंस, ठीक है, बट प्लांट्स दे कैन ऑल्सो सेंस, परंतु मूव नहीं कर सकते और उन्हें वहां पे टॉलरेट करना ही होगा, जो टॉलरेट नहीं होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर ये सेम सिचुएशंस होती तो द बिलियन ईयर ऑफ क्या बोलते हैं ये एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, तो उसमें क्या फर्क पड़ रहा था सबसे बड़ा कि बहुत मैनी मोर स्पीसीज जो हैं वो विलुप्त हो चुकी होती या डाइवर्सिटी हमारे सामने नहीं होती। लेकिन आज हमारे सामने दो चीजें हैं, पुरानी स्पीसीज भी हैं, डाइवर्सिटी भी है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों की उत्पत्ति जो है वो डेवलपमेंट किसकी वजह से कंप्लीट हुआ, सीड फॉर्मेशन की वजह से, बिकॉज सीड जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस को रेसिस्ट करने के लिए अपने आप को एक चिरकालिक अवस्था में ढाला हुआ एम्ब्रियो है, जो कि एक अपूर्ण अवस्था में डेवलपमेंट की अपूर्ण अवस्था में रुका हुआ है, सस्पेंशन, दैट इज सीड। सीड की भी डेवलपमेंट जो है अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग, जैसे अगर अपन बात करें इसी को आप जिम्नोस्पर्म से तुलना करते हैं तो वहाँ का सीड जो है फॉर्मेशन वो सस्पेंडेड अवस्था में नहीं होता, बिकॉज हम उनको पुष्पीय पादप भी कह देते हैं, बीजीय पादप भी कह देते हैं, लेकिन उनके बीज कैसे नेक्ड, और नेकेड अवस्था की वजह से उसका एम्ब्रियो जो है वो प्रोटेक्टिव नहीं होता। बट इन एंजियोस्पर्म वी कैन से आवृत बीजी, उनके इस एम्ब्रियो के ऊपर आवरण है फल भित्ति का, और वो फल भित्ति जो है वो इसको क्या करती है, चिरकालिक अवस्था प्रदान करती है, रेजिस्टेंस टू द अनफेवरेबल कंडीशंस। ये कंप्लीट हुआ, दैट इज सीड फॉर्मेशन। एक सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे एम्ब्रियो की आ रही है वो सस्पेंडेड फॉर्म की तो आ ही रही है, प्लस यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि एम्ब्रियो जो है वो सस्पेंशन के साथ में अपने डेवलपमेंट स्टेजेस को भी अपने अंदर ही यूनिक फीचर के रूप में डेवलप करके रखता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब पोषण के लिए अलग किसी पे डिपेंड ना, वो अपना पोषण भी अपने साथ ही रखता है और फेवरेबल कंडीशंस के अंदर वो उसको डेवलप होने की प्रवृत्ति में खुद आ जाता है। सीड्स की अगर अपन बात करें तो जो इसकी जर्म सेल्स हैं, जर्म सेल्स जो हैं वो एक यूनिक फीचर रखती हैं, अर्थात ये कोशिकाएं बनी किससे हैं, केवल और केवल ए सिंगल सेल, सिंगल सेल नोन एज जाइगोट, और इस जाइगोट के अंदर जो विभाजन है, डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, वो पहले से निर्धारित है। और यहाँ पे सीड जो है एक ही जाति या एक ही प्लांट का पीढ़ी दर पीढ़ी जितने भी सीड्स की हम बात करें, या जैसे अगर अपन कहें तो एनिमल्स में बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति प्लांट्स की तुलना में बहुत कम है। प्लांट सीड देते हैं तो वहाँ पे एक पादप के ऊपर मैक्सिमम सैकड़ों तक सीड्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, सिंगल सीड बहुत कम, ठीक है, हायर प्लांट्स या डाइकॉट्स के अलावा। अगर अपन मोनोकॉट्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा, उसके अलावा अगर अपन एनुअल प्लांट्स की बात करें तो उनमें भी सीड रिप्रोडक्शन रेट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसे में उसके सभी सीड्स जो हैं वो मॉर्फोलॉजिकली अगर कम ज़्यादा है तो भी उनकी जो जेनेटिक अप्रोच या उनकी जो जर्म सेल्स है उनके डिवाइड होने और सेम ही प्लांट को बनाने की एबिलिटी होती है। थर्ड पॉइंट इज टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी, पूर्ण सशक्तता। पूर्ण सशक्तता की हम बात करें तो बाय दिस फीचर हम ये कह सकते हैं कि किसी कोशिका, और कोशिका भी कौन सी, मैच्योर सेल, या हम इसको सीधे सीधे अगर साइंटिफिक वर्ड में कहें तो डिफरेंशिएट सेल,
डिफरेंशिएट सेल की हम बात कर रहे हैं, अर्थात विभेदित कोशिका। हम नॉर्मल डेवलपमेंट में ये चीज कहते हैं कि फर्स्ट टेम्परेरी सेल्स जो है, जिसे हम प्राइमरी सेल्स कहते हैं या मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं, दे कैन एबल टू डिवाइड। उनका नाम मेरिस्टेम इसीलिए रखा गया है क्योंकि उनका मतलब है विभाजित होना, लगातार विभाजित होते रहना। दीज आर नोन एज विभिजोतक। तो उन कोशिकाओं के बाद या उनके विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बन रही हैं, उनको हमने यहाँ पे कितनी कैटेगरीज में ले लिया? 2 कैटेगरीज में। तो विभाजन कोशिका और परमानेंट। परमानेंट के लिए हमारे पास हो गया, फर्स्ट इज सिंपल टिश्यूज, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। वहीं अगर अपन बात कर रहे हैं किसकी, इसी में कॉम्प्लेक्स की, तो यही सेल्स जो है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा मिलके कोशिकाओं का गुच्छ किसी एक कार्य को करने के लिए बना लेते हैं, नॉन एज टिश्यूज। तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हो गए, लाइक जाइलम्स एंड फ्लोएम्स, जो कि प्लांट्स की उत्पत्ति है। ठीक है, तो ऐसे में इनका जो कंप्लीट डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा हो रहा है? एक विभिजन कोशिका के द्वारा। अर्थात कोशिका एक बार परमानेंट शेप में आ जाए या डिफरेंशिएट हो जाए तो हम ये मानते हैं कि वो कोशिका पुनः विभाजन को प्राप्त नहीं करती। अर्थात मैच्योर कोशिका कभी भी विभाजन को प्राप्त नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये हमने प्रूफ कर रखा है या समझ रखा है कि शीर्ष विभिजोतक जो है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, उसी में लगातार विभाजन होने के फलस्वरूप क्या हो रहा है? लगातार कोशिकाएं बढ़ रही हैं और उनसे 3 टाइप की लेयर्स या सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट इज डर्मेटोजन। फर्स्ट कौन सी है? डर्मेटोजन, जो कि एक तरीके से डेवलप करती है डर्मिस को, एपिडर्मिस को। ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो पेरिबेलम। पेरिबेलम का अगर डिफरेंशिएशन की हम बात कर रहे हैं तो पेरिबेलम जो है डेवलप करती है किसको? ग्राउंड टिश्यू को। ग्राउंड मेरिस्टेम। और ग्राउंड मेरिस्टेम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्राउंड मेरिस्टेम के लिए हमारे पास यहां डेवलप हो जाएंगे कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स की सबसे आउटर लेयर जो है वो क्या कहलाती है? हाइपोडर्मिस। कॉर्टेक्स के बीच की जो लेयर है नॉन एज मिडिल कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के सबसे भीतरी लेयर को हम बोलते हैं कौन सा? एंडोडर्म। और फिर उसके बाद पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज, पिथ, ये सारी की सारी संरचनाएं किसमें आ जाती हैं? ग्राउंड मेरिस्टेम में। मोनोकॉट्स के अंदर ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, कंप्लीट संरचना जो है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के नाम पे कहलाती है। इसके बाद आती है प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम प्रोकैम्बियम की अगर अपन बात कर रहे हैं तो प्रोकैम्बियम डेवलप करती है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को, बिकॉज इन द एनिमल्स दे कैन एबल द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स लाइक डाइजेस्टिव, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, लाइक नर्वस सिस्टम, लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ये सारे के सारे सिस्टम्स उसके अंदर पाए जा रहे हैं। वो इस तरीके से धीरे धीरे डेवलप हो रही है। अगर आप नॉन कॉर्डेट से कॉर्डेट की ओर बढ़ते हो तो इनका डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने आप में सेपरेट है। यहां अगर अपन बात करें तो हमारे पास में ऐसा कोई अलग से सिस्टम नहीं है। हमारे पास केवल टिश्यूज का एक ग्रुप है जो कि मिलकर एक प्रकार का काम करता है। तो यहाँ पे वैसे तो अगर अपन फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सेल स्टोरेज से काम का है, कोई डर्मिल सेल्स का है, कोई स्ट्रॉन्गनेस का है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का है, ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन अलग से कोई ऑर्गेनेलीज या ऑर्गन्स जो है सिस्टम के रूप में नहीं पाया जा रहा। तो यहाँ पे मेन जो सिस्टम है वो कौन सा है? वाटर के आने का, मिनरल्स के टेक ओवर का, दैट इज नॉन एज एसेंस ऑफ सेप। उसके लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आ जाते हैं लाइक जाइलम्स। और वहीं खाने को, जो भोजन हमने अभी बनाया, उस भोजन को प्लांट के दूसरे पार्ट तक भेजने के लिए जो हमारे पास सिस्टम आ गया वो सिस्टम हो गया कौन सा? फ्लोएम। तो वो भी किस में आ गया? प्रोकैम्बियम द्वारा कोड किया जाता है। दीज आर द बेसिक सिस्टम ऑफ प्लांट सेल्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो डेवलप होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आवर्स या रिप्रोडक्शन पीरियड। ठीक है, ये हो गया पूरा। तो यहाँ पे टोटिपोटेंसी का मतलब है कि ऐसी कोशिका जो कि मैच्योर है, डिफरेंशिएट है, विभाजन दोबारा उसमें नहीं पाया जाता, लेकिन अगर हम उसे ऐसे एप्रोप्रिएट कंडीशन में रखकर विभाजन दोबारा प्रेरित करने के लिए उसको क्या कर दे? प्रेरित कर दें या उसमें विभाजन कॉज करवा दे, और विभाजन के पश्चात वो बनाएगी वही कैलस। दैट कैलस इज एज ए रिजेम्बलेंस टू एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो हार्ट टाइप। फिर उसके बाद उसमें डेवलप होंगे प्यूम्यूल एंड रेडिक्यूल, दीज आर नोन एज एम्ब्रियो। और फिर एम्ब्रियो के बाद में एक बार प्यूम्यूल और रेडिक्यूल डेवलप होने के बाद में फिर होल प्लांट जो है वो डेवलप कर ले। अर्थात
एक मैच्योर कोशिका की अंतर्जात क्षमता, मैच्योर कोशिका की अंतर्जात क्षमता, जो वह विभेदन होने के पश्चात पुनः विभाजन प्राप्त करके अपने पैतृक पादप को बनाने की एबिलिटी रखती है, टोटीपोटेंसी कहलाती है। दैट इज अ यूनिक फीचर ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, नॉट इन एनिमल। एनिमल्स में ऐसा कुछ गुण नहीं है। हाँ, कुछ एनिमल्स हैं लाइक रेप्टाइल्स मान लीजिए या आर्थ्रोपोड्स मान लीजिए, उनके अंदर एक विशेष गुण होता है जिसमें पर्टिकुलर कोई ऑर्गन अगर डैमेज हो जाए तो वो वापस जीवित हो जाता है। दैट प्रोसेस इज नॉन एज रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। टोटीपोटेंसी नहीं कहलाती है वो, ठीक है। अर्थात अगर आज हम हमारी भी बात कर रहे हैं तो हमारी पूरी प्लांट मतलब पूरी जो बॉडी है उसकी ऐसा नहीं है कि किसी भी कोशिका को उठाएं और उससे डेवलप से हम पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी को तैयार कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्लांट्स के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है बाय टोटीपोटेंसी। तो यही मैं कह रहा हूँ कि इसकी एक ही जर्म सेल में निश्चित है विभाजन भी, उसकी जेनेटिक्स भी, उसका डेवलपमेंट भी, और उसी एक सेल से कंटिन्यूसली पूरा डेवलपमेंट होता है एक पादप का। तो हम जायगोट के अतिरिक्त उसकी सोमेटिक सेल से भी इस गुण को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स में केवल जायगोट के अंदर ही ये गुण होता है कि वो संपूर्ण शरीर को बना दे। उसके अलावा जो दूसरी सेल्स हैं, डिफरेंशिएट सेल्स हैं, उनमें ये कैरेक्टर नहीं पाया जाता है। ठीक है। एनिमल डेवलपमेंट्स की हम बात करें तो एनिमल भी एक तरीके से पेरिनियल ही होते हैं। पहली बात तो उनमें एनुअल या पेरिनियल जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता, क्योंकि उनका मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो दीज आर मोटाइल्स और उनके अंदर एक अलग ही मेटामॉर्फोसिस टाइप का सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है। प्लस उनके पास उनके पर्टिकुलर हर वर्ग के लिए डिफरेंशिएशन के लिए एक ऑर्गन होते हैं, वो ऑर्गन्स या सिस्टम्स जो हैं वो उस काम को कंप्लीट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टाइम। तो ऐसे में प्लांट्स उन चीज़ों से दूर है, तो प्लांट्स के अंदर ऐसा न होने के कारण इनमें क्या होता है, सेल्स का रिप्लेसमेंट, तो और ये मौसम पे भी डिपेंड करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे हमने कैटेगरीज बांट ली, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, बहुवर्षीय। तो बहुवर्षीय पादपों में अगर हम बात करें तो लगातार एक ही कोशिका इतना लंबा जीवन काल नहीं कर सकती या लगातार सक्रिय नहीं रह सकती, अतः वो कोशिका क्या होती है, नष्ट होती है। तो ये नष्ट होने का प्रोसेस तो एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के अंदर हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। लेकिन उसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ हल्का सा, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें हमको क्या मिल रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ मिल रही है, जो कि एनिमल्स के अंदर देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वहां सब कुछ प्राइमरी स्टेज पे ही कंप्लीट हो चुका होता है। उस डिफरेंशिएशन के बाद में केवल सेल्स में इलोंगेशन और एक तरीके से मैच्योरिटी आती है। जबकि यहाँ अगर अपन बात करें तो यहाँ पे प्लांट्स में केवल प्रारंभ में प्राइमरी टिश्यूज बनते हैं, दे कैन डेवलप ओनली रूट एंड शूट, फिर उनमें डेवलपमेंट होता है तो शूट डेवलप करता है, ब्रांचेज एंड लीव्स, फिर उनमें लगातार डेवलपमेंट होता रहता है। होने के बाद में उनके अंदर फिर फाइनल स्टेज पे जब रिप्रोडक्टिव उनमें मैच्योरिटी आती है या रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होते हैं, देन उनके अंदर जो है लीव्स और ब्रांचेज के साथ में स्पेशल टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स लाइक फ्लॉ